नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आपको दिखाते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजे आज सामने आ चुके हैं। त्रिपुरा में मोदी का मैजिक देखने को मिला। यहां कमल खिला है। कमल का कमाल विपक्ष की हर चाल पर भारी पड़ गया। यहां बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, तो लेफ्ट के हिस्से में मात्र 14 और टीएमपी के हिस्से में 13 सीटें आई हैं। और देखिए आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं तीनों राज्यों के। आपको बता दें, बीजेपी प्लस के खाते में 33 सीटें, वहीं लेफ्ट पार्टी के खाते में 14 सीटें। और देखिए कांग्रेस पूरी तरीके से आंकड़ा वहां छू भी नहीं पाई। टीएमसी के खाते में भी 0 सीटें। यही त्रिपुरा का हाल, कुल सीटें 60, लेकिन बीजेपी बढ़त के साथ आगे चलती रही दिन भर और त्रिपुरा में जीत हासिल हुई है। बीजेपी प्लस के खेमे में खुशी की लहर है। तस्वीरें आपके सामने। त्रिपुरा में किस तरीके से जश्न मनाया गया, जश्न का माहौल। वही बात अगर नागालैंड की करें तो नागालैंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करने में सक्षम रही, कामयाब रही। यहां बीजेपी को 36 सीटों पर जीत दर्ज की गई है, तो वही कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। अब देखिए ये आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी प्लस के खेमे में 36 सीटें, वही एनडीपी के खेमे में 2 सीटें, वही कांग्रेस के खेमे में 0, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होते हुए। वही अदर्स के खेमे में 22 सीटें। नागालैंड में कुल 60 सीटें थी, लेकिन 36 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में। वही तीसरे राज्य अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में वही हुआ जिसका पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। यहां बीजेपी को 3 सीटें मिली, लेकिन सहयोगी एनपीपी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो टीएमसी के हिस्से में मात्र 5 सीटें ही आई हैं। आंकड़े देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। कुल 60 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, लेकिन एनपीपी 25 सीट पर सिमटी। हालांकि एक जादुई आंकड़े की तलाश एनपीपी को थी। बहरहाल बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन में सरकार बना सकती है एनपीपी। वही टीएमसी के खाते में 5 सीटें और अदर्स के खाते में कुल 21 सीटें। तो 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम आज सामने आ चुका है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। और चलिए अब आपको 3 राज्यों के नतीजों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सीटों पर जीते हैं। त्रिपुरा में माणिक साहा पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवली से जीते। वहीं मेघालय में कोनॉट संगमा को वेस्ट गारो हिल्स की दक्षिण तुरा सीट से जीत हासिल हुई। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नेपियू रियो कोहिमा की नॉर्दर्न अंगामी सीट से जीत उन्हें दर्ज हुई है। हेकानी जाखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनाई गई है। तो 3 राज्यों के नतीजे घोषित हो जाएंगे पूरी तरीके से। दिन भर आंकड़े बदलते रहे। तीनों राज्यों के परिणाम अब सामने आ चुके हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। तीनों ही राज्यों में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। और देखिए अब आपको 3 राज्यों के नतीजे के बारे में बताते हैं। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी सीटों पर जीत चुके हैं। त्रिपुरा में माणिक साहा पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवली से जीते। वहीं मेघालय में कोनराड संगमा को वेस्ट गारो हिल्स की दक्षिण तुरा सीट से जीत मिली है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी प्लस की वापसी हुई है। वहीं मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। परिणाम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज संबोधन करने वाले हैं, जनता को संबोधित करेंगे। नागालैंड में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ नजर आया। नागालैंड में कांग्रेस को एक भी सीट पर ना बढ़त मिली, ना जीत मिली। नागालैंड में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी प्लस की वापसी। वहीं मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। पहले अतीक के गुर्गे जफर के 3 करोड़ के मकान पर बुलडोजर चला और आज हथियारों के सप्लायर सफदर के प्रयागराज स्थित घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सफदर अतीक अहमद के करीबी गुर्गों में शुमार है। वहीं अतीक अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जेल न बदलने की मांग की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जारी है बाबा का बुलडोजर, पहले जफर अब सफदर। एक्शन में महंत,
यूपी से माफिया राज का होगा अंत। अतीक के गुर्गों पर शिकंजा, चल रहा है पीला पंजा। कार्रवाई सटीक, बाहुबली अतीक मांगे रहम की भीख। उत्तर प्रदेश का बाहुबली, पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम। पूर्वांचल का पत्ता पत्ता जिसके इशारों पर हिलता था, जिसके सामने प्रशासन मौन रहता था, जिससे खाकी भी खौफ खाती थी, वो बाहुबली डॉन योगी राज में थर थर कांप रहा है। साबरमती की सलाखों में कैद अतीक को मौत का डर सता रहा है। अतीक से पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम गुजरात पहुंच गई है। उधर प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर फिर से चला। बुधवार को जफर के घर और गुरुवार को सफदर की इमारत। बुधवार को अतीक के गुर्गे जफर के घर को प्रशासन ने जमींदोज किया था, तो गुरुवार को सफदर के घर बुलडोजर चला। सफदर अली के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पीडीए ने नोटिस भी दे दिया है। आरोप है कि सफदर का मकान नक्शा पास कराए बिना ही बनाया गया है। मकान ध्वस्त करने से पहले वहां रह रहे लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया और मकान का सारा सामान बाहर निकाला गया। इसके अलावा इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक माफिया की बात कही थी, तो गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में तो उत्तर प्रदेश में संगठित तौर पर अपराधी काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा हाल नहीं है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, वह नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। उधर अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे साबरमती जेल में ही रहने दिया जाए, क्योंकि यूपी की जेलों में उसे खतरा है। तो यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर और कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के बयानों ने भी उसे और डरा दिया है। गाड़ी पलटने की बात नहीं कि मैंने ये कहा है कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है, तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है, तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें बिल्कुल हिचकेगी नहीं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए। और माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे, इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड ने अतीक के साम्राज्य को हिला दिया है। अतीक साबरमती जेल में है, उसका भाई अशरफ बरेली जेल में है, एक बेटा लखनऊ जेल में है, एक बेटा नैनी जेल में है, तीसरा बेटा फरार है, चौथे बेटे की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, भाई की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। करीबियों पर कार्रवाई हो रही है और माफिया बेचैन होकर जेल के अंदर करवटें बदल रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हैं और इसके लिए जरूरी है कि अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और इसी बीच दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों का जमघट लगा। इस जमघट में अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। मीटिंग का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बताया। साथ ही ये भी कहा कि रूस यूक्रेन जंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो चुका है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस गिर गया है और इसके परिणाम विकासशील देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रियों का जमावड़ा। G20 बैठक से दुनिया को आस। दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर। यहां G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस के विदेश मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं, इसलिए यह मीटिंग काफी खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए G20 देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक एकता, एक उद्देश्य और कार्रवाई की एकता की जरूरतों को बल देती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस पूरी तरह फेल हो चुकी है और इस वक्त पूरी दुनिया में विभाजन और मतभेद का दौर चल रहा है। फर्स्ट, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स बाय बैलेंसिंग कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। सेकेंड, टू फोस्टर international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब दुनिया में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में इस बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 ग्रुप के पास बड़ी जिम्मेदारी है। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच हम पहली बार एक मंच पर आए हैं। इस वक्त दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि इन मुद्दों पर विचार करते हुए हम हमेशा एक मत नहीं हो सकते। कुछ मामलों पर गंभीर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। करीब 5 महीने बाद रूस और अमेरिका के अलावा चीन के विदेश मंत्री एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। वैसे तो सेशन की शुरुआत बुधवार को हो गई, लेकिन अहम चर्चा आज हो रही है। बैठक में रूस यूक्रेन जंग पर ब्रेक लगाने की बात होने की संभावना है और इसके लिए दुनिया के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। अब तक कम से कम 3 मौके ऐसे आए हैं जब अमेरिका ने ओपन फोरम से कहा कि भारत को जंग रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जर्मनी और फ्रांस भी युद्ध खत्म करने के लिए भारत से अहम रोल निभाने के लिए कह चुके हैं। यानी कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि जंग खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 सदस्यीय कमेटी बना दिया है। पूर्व जस्टिस AM सप्रे कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कोर्ट ने इस मामले में सेबी को भी गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। बीते 1 महीने से भी ज्यादा समय से अरबपतियों की लिस्ट में हर रोज फिसलने के बाद आखिरकार गौतम अडानी को राहत मिली है।
शेयरों में कुछ तेजी देखी गई है और उनकी नेटवर्थ में कुछ बढ़ोतरी हुई है। नेटवर्थ बढ़ने से अडानी के चेहरे पर भले ही हल्की मुस्कुराहट आई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश देकर गौतम अडानी को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पाद्रीवाला की पीठ ने अडानी समूह के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन का आदेश दिया है, जिसमें 6 सदस्यीय समिति जांच करेगी। इसमें रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जबकि जस्टिस KP देवदत्त, OP भट्ट, KV कामत, N नीलकेणी और सोमशेखर सुंदरेशन कमेटी में शामिल होंगे। अडानी हिंडन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को लीड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपने आदेश में यह भी कहा है कि मौजूदा जो भारतीय निवेशक हैं उन्हें जो नुकसान हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद, उसका आंकलन जो है वो यह कमेटी करेगी और भविष्य में इस तरह की स्थिति ना हो उससे निपटने के लिए कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को ये डायरेक्शन दिया है कि सेबी 2 महीने में अपनी जांच जो है वो कंप्लीट करके रिपोर्ट जो है वो कमेटी को देगी। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रिटी जो मेंबर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउटफुल है, तो ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और साथ में जो एजेंसियां हैं उनसे कहा है कि वो कमेटी को कोऑपरेट करेंगी और सेबी के लिए भी कहा है कि जो डॉक्यूमेंटल इंफॉर्मेशन मांगेगी कमेटी वो सब प्रोवाइड करना है और उन सब के बाद में 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी। जांच कमेटी बनाए जाने पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है, सच की जीत होगी। जांच कमेटी बनाए जाने का गौतम अडानी ने भले ही वेलकम किया, लेकिन जिस तरह से हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं वो कंपनी के लिए झटके से कम नहीं है। ऐसे में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आखिर क्या जांच करेगी। इसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स में आई गिरावट से जुड़े विवादों की जांच होगी। शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय भी होंगे। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। गौतम अडानी ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। अडानी ग्रुप ने कहा कि रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप ने क्या घोटाला किया या फिर हिंडनबर्ग का आरोप बेबुनियाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन है इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। इसमें पूर्व जस्टिस अभय मनोहर सप्रे हैं। 2013 से 2014 तक गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 25 अक्टूबर 1999 से फरवरी 2010 तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। KV कामत 1971 में IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की। ICICI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रह चुके हैं। अब तीसरे जो व्यक्ति है, जो सदस्य है, वो है नंदन नीलेकणी। इन्फोसिस के संस्थापक सदस्यों में एक हैं। नीलेकणी के नेतृत्व में ही देश में आधार कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही OP भट्ट साहब भी इसमें शामिल, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। स्टेट बैंक ग्रुप के चेयरपर्सन पद से वो रिटायर हुए। सोमशेखर सुंदरेशन ये अगला नाम है, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने 1996 में कानून की डिग्री हासिल की। देश के मशहूर वकील बने। तो इस समिति में ये चारों सदस्य शामिल हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग टाइमलाइन के बारे में जो कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए,
18 जनवरी शेयर बाजार को ईपीओ के बारे में जानकारी दी गई। क्या कुछ हुआ है अब तक, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद 24 फरवरी हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेज की रिपोर्ट सामने आती है, जिसके बाद सनसनी मचता है। रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। फिर 25 जनवरी जब रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। 26 जनवरी को अडानी समूह और हिंडनबर्ग ने एक दूसरे को घेरा, जो बात मीडिया के सामने भी आई। 27 जनवरी को अडानी ग्रुप ने जारी किया एफपीओ। अडानी ग्रुप के शेयर में भारी नुकसान की जानकारी मिली। 28 जनवरी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी समूह से इसका जवाब मांगा। 29 जनवरी को अडानी समूह ने 413 पन्नों का एक जवाब जारी कर दिया। फिर 31 जनवरी अडानी समूह का एफपीओ बंद हुआ, फुल सब्सक्राइब किया गया। 1 फरवरी अडानी ग्रुप ने एफपीओ रद्द करने का ऐलान कर दिया। फिर 2 फरवरी गौतम अडानी ने वीडियो संदेश जारी किया। 3 फरवरी को शीर्ष 20 अमीरों की सूची से अडानी पूरी तरीके से बाहर हो गए। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई और अब लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, चीनी चालबाजी को पटखनी देने के लिए भारत लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बॉर्डर पर चौतरफा तैयारियां की जा रही है और इसी बीच मोदी सरकार ने 2 स्वदेशी प्रोडक्ट को मंजूरी दी है। सरकार ने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को हरी झंडी दी है। इससे वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको दिखाते हैं। आसमान में मजबूत होगा हिंद का दम, आईएएफ की ताकत में होगा इजाफा, भारत दिखाएगा दम, कांप उठेगा ड्रैगन। चालाक चीन फिर से तमांग जैसी कोई गुस्ताखी ना करे, धोखेबाज फिर से घुसपैठ की हिमाकत ना करे। इसलिए भारत की वायुसेना फुल एक्शन में है। वहीं वायुवीरों को और मजबूत करने के लिए मोदी पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। आए दिन वो कोई ना कोई हथियारों की डील कर रहे हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने बेसिक ट्रेनर विमानों को खरीदने की अनुमति दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को हरी झंडी मिली है। इन विमानों को खरीदने में 6,828.36 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 सालों में इन विमानों की आपूर्ति की जाएगी। HTT-40 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। HTT-40 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किया है। ये एक टर्बोप्रॉप विमान है